साहब, लेट्स से कि अब आपने कहा कि मैं फिर सड़कों पे आऊंगा अगर इलेक्शन नहीं होते। सड़कों पर ही आप एक साल से है, लोग आते हैं आपके साथ, हर कॉल पे आते हैं, लेकिन डू यू थिंक कि इससे कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा तो आपके सामने आ गया कि आज आप सारे ओपिनियन पोल्स देख लें तो किधर तहरीक इंसाफ खड़ी और किधर ये सारी पीडीएम की पार्टीज कोलैप्स कर गई, इनकी सपोर्ट ही ख़त्म हो गई। अभी तक तो हम सड़कों पे क्या कर रहे हैं, हम रैलीज करते थे, लोगों में शोर पैदा करते थे, लोगों को तैयार करते थे और बताते थे कि ये मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है, कि जब तक आपके मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा आप आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद माशरे वो हैं जिधर उनके फंडामेंटल राइट्स, उनका इंसाफ का निज़ाम प्रोटेक्ट करता है। कमज़ोर को ताकतवर से जब प्रोटेक्शन मिलती है लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो वो लोग तो अब समझ गए सारे। तो अभी तक तो अवेयरनेस थी, लेकिन अब तो ये प्रोटेस्ट का टाइम है। अगर इन्होंने 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना करवाया तो हम पागल हैं कि हमने अपनी 2 गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। हमने 90 डेज देख के डिसॉल्व की थी ना। ये मेरा सवाल है जो आपने क्या है कि आपको कौन से लोगों ने मशवरा, आप कह रहे हैं ना मशवरा दिया, आपने इस तमाम कानूनदान से भी पूछा कि 90 डेज में होंगे, बट यू न्यू कि नहीं चाह रहे लोग इलेक्शन कराने, तो कुड यू नॉट फोर्सी कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बात नहीं है, या मुल्क किसी कानून के और आइन के तहत चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर मुल्क का आइन वाज़े तौर पे कहता है और इसमें किसी को कोई शक नहीं कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शन होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए था कि क्योंकि ताकतवर हल्के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते लिहाजा वो आइन भी तोड़ देंगे, ये आप तो ये कह रही है ना। चौधरी परवेज लाई कहते हैं उन्होंने आपको आके पूरी ब्रीफिंग दी कि आपकी पार्टी के साथ क्या होगा उसके बाद। हर चीज के लिए तैयार हो गए हम। अगर मुल्क का आइन ही कोई वैल्यू ही नहीं देता तो असल में तो मुल्क खत्म हो गया ना। फिर तो आपने तस्लीम कर लिया कि जंगल का कानून है, फिर आपने तस्लीम कर लिया बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक होती वो है जिधर कोई इंसाफ ही नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन आपकी जो पॉपुलैरिटी ग्राफ आ रहा था, अगर आप थोड़ा वेट भी कर लेते और कुछ वक्त मिल जाता आपको, जो पार्टी को इतना कमजोर करने की कोशिश की है, इससे बच जाते तो 2-3 महीने आगे ले जाके क्या, या चीफ जस्टिस का ही मामला था जो मरीम नवाज कह रही हैं कि यू आर स्केयर्ड ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। मैं तो शुरू से, जब से हमने तो सीधी इलेक्शन तभी अनाउंस कर पिछली अप्रैल हमने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि मैं तब भी कन्विंस था कि पाकिस्तान का अगर हम इसको मुल्क को बचाना है वो इलेक्शन से और इलेक्टेड गवर्नमेंट से होगा। ये जो लोग एक ऑक्शन के जरिए आए हैं, पैसे खर्च करके, साजिश करके, एक जनरल बाजवा की पूरी साजिश इनके साथ और इनको फिर बनाया, ये कभी भी नहीं चल सकता था निज़ाम। सो पहले ये समझ आए कि निज़ाम नहीं चल सकता था और वो निज़ाम नहीं चला। आज पाकिस्तान अपनी सारी तारीख का सबसे बड़ा बुरान के अंदर है, चाहे आप माशी बुरान देख लें, आप एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस देख लें, हर तरह पाकिस्तान आप नीचे, इससे नीचे कभी नहीं गया। तो वो इलेक्शन ही इससे निकालेगा। तो हमारी तो उस तरह हम देख रहे थे, मुल्क का सोच रहे थे, क्योंकि हमने तो भागना नहीं है ना इस मुल्क से। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होता है, उनके तो पैसे बाहर पड़े। लिहाजा हमने आइन को सामने देख के हमने ये फैसला किया। अब आप अगर ये कह रही हैं कि जी उन्होंने आइन नहीं, वो इतने ताकतवर है, आइन पे नहीं चढ़ेंगे, तो फिर मुल्क खत्म हो गया। जिस मुल्क के अंदर आइन खत्म हो जाता है, मुल्क खत्म हो जाता है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, अपने सिविल सोसाइटी को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी को, कारकुनों को, वकीलों को, कि ये टाइम है आपको, अगर इन्होंने आइन के ऊपर अमल ना किया, 90 दिन पे ना किया, तो उसके बाद ये किसी पे भी नहीं करेंगे। फिर तो ये अगले अक्टूबर आएगी तो कहेंगे जी अभी पैसे नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो आगे चला जाएगा। वो तब करेंगे जब इनका ख्याल है कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, या इमरान खान जेल आएगा या इसको कत्ल कर देंगे। ये उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। इनके पास तो अब अच्छा ये मुझे बता दें कि अगले 6 महीने में ये कौन सा रोड मैप है इनका कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने? इनके पास है ही कोई नहीं, स्वाय कर्जे लेने के। देखिए, मुल्क की वेल्थ तो सुकड़ रही है, हमारा जो आमदनी है वो तो कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, टैक्स गिर रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रही है, किसान पिसा हुआ है, तो मुल्क तो नीचे जा रहा है। तो इनके पास कौन सी चीज है कि 6 महीने में बेहतर हो जाएगा मुल्क तो और नीचे चला जाएगा। ये सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं कि तब तक थोड़े से कर्जे मिलेंगे तो 2-3 महीने और चला जाएगा मुल्क, ताकि किसी तरह ये बच जाए, किसी तरह
तहरीक इंसाफ किसी तरह पावर में ना आ जाए, बस ये है इनका इशू। तो IMF के हवाले से अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आई उन्होंने कहा है कि हमें अब शायद IMF की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अगेन द सेम क्वेश्चन कि इफ आपकी गवर्नमेंट आती है तो आपका क्या इकोनॉमिक प्लान होगा? आपको लगता है कि आप निकालेंगे मुल्क को इस सूरत हाल से? देखिए, मुल्क के पास अब तो सारी मुश्किल ऑप्शंस हैं, कोई आसान ऑप्शन तो रह नहीं गई। मुश्किल ऑप्शन इसलिए क्यों है? हमारी जो आमदनी है, जो खर्चे से वो बहुत कम है। हमारे जो बैरूनी जो डॉलर जो हम बाहर से जो मुल्क में आते हैं, हमारी जो इंपोर्ट्स है वो 3 गुना ज़्यादा है हमारी एक्सपोर्ट से। तो वो जो सिचुएशन है ये तो आज नहीं डेवलप होना, ये तो 30-40 साल से हमने अब एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ही नहीं दी। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ निकल गया, उनकी आज रिजर्व्स देखें, ईस्ट एशियन टाइगर्स निकल गए, चाइना निकल गया, हमने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और आज ये हाल है कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस आ गया है कि उसको ठीक करते करते भी टाइम लगेगा। लेकिन सबसे पहले अगर हमने अब निकलना है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम कायम करें ताकि हमारे मुल्क में डॉलर इन्वेस्टमेंट आए। वो सबसे ज़्यादा आएगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मैं बताता रहता हूँ कि सिर्फ 16,000 जो हमारे पाकिस्तान अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन फिजिशियंस हैं, उनकी 200 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है, 16,000 की। हमारे जो टॉप 10 पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनकी 25 अरब डॉलर नेटवर्थ है। हमारे इस मुल्क से पैसे बाहर ले जाके हमारे 20,000 पाकिस्तानियों ने 10.4 अरब डॉलर की दुबई में प्रॉपर्टीज ली हैं। तो इससे क्या आपको नजर आ रहा है कि हमारा 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी है। अगर हम उन लोगों के पास जो डॉलर्स हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवा लें तो पाकिस्तान निकल जाएगा इसमें से। उसके लिए लेकिन पहले माहौल बनाना पड़ेगा। जब तक लोगों को इत्मीनान पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में, जब तक वो माहौल नहीं बनता वो पैसा नहीं लेके आएंगे। अभी वो प्लॉट्स लेते हैं, सिर्फ प्लॉट्स में भी बेचारों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं। तो हमें जिस तरह भी आप करें, अगर पाकिस्तान ने अब इस दलदल से निकलना है तो सबसे पहली चीज़ रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। आप ये तो फिर कह रहे ना कि ऑब्वियसली इलेक्शन हो भी जाए, आपकी गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, तो एकदम से तो कोई हल नहीं है। महंगाई भी रहेगी, दूसरे मामला भी ऐसे ही रहेंगे, इट विल टेक टाइम। तो कैसे है ना, अब मेरा घर है, अब मेरा घर मकरूज हो गया, यही देखे ना, पाकिस्तान मकरूज हो गया। बैरूनी जो तौर पे जो डॉलर्स हैं उधर भी मकरूज हो गए हम, और अंदरूनी तौर पे हमारे जो खर्चे और आमदनी में उसमें भी बहुत बड़ा फासला है। उसकी वजह से हम कर्जे ले रहे हैं, अब कोई कर्जे देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कैसे निकलेंगे? किसी भी घर को जब से भी दुनिया बनी है, उसको अगर इस तरह का सिचुएशन हो जो हमारा है, तो वो एक ही तरीका अपनी आमदनी बढ़ाए और खर्चे कम करें, उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो वो टाइम लगता है। आप जब अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस दफा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे आपके? फाइनेंस मिनिस्टर का तो इधर भी बड़ा तमाशा हुआ है, आपकी दफा तो चेंज होने पे तनकीद होती थी, पीडीएम के फाइनेंस मिनिस्टर का भी मसला ही रहा है, आपके कौन होंगे? पीडीएम का प्रॉब्लम क्या है, इनकी कोई पॉलिसी थी नहीं, और इन्होंने कोई माजी में भी, अगर ये इतने अच्छे थे तो माजी में तो कोई मुल्क ठीक कर देते। इनके 30 साल में हिंदुस्तान तो आगे निकला, बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। इन्होंने कब मुझे कोई सुनहरा दौर बताया? मुशर्रफ का इनसे बेहतर दौर था। इन दोनों के दौर में तो मुल्क गिरता ही गया है। इनके 10 सालों के अंदर 4 गुना ज्यादा हमारे कर्जे बढ़ गए। फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कोई आइडिया देते हैं कौन? नहीं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर तो हम शौकत तरीन को ही रखेंगे, लेकिन अभी मैंने चीफ मिनिस्टर्स का कोई फैसला नहीं किया। खान साहब, बहुत ज्यादा चीफ मिनिस्टर पंजाब पे बहुत ज्यादा तनकीद होती थी आप पे, लेकिन अब तो एक साल से आप हुकूमत में नहीं है। हमने, ठीक है, उस वक्त तनकीद होती थी कि नए बंदे को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब तो वो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, हमने उनको एक्टिव ही नहीं कहीं देखा। अभी मैं आई हूँ बाहर, सबके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी मुझे कोई प्रेजेंस बाहर ज़मान पार्क में एनीवेयर कभी नजर नहीं है। उस्मान बुज़दार को हम क्यों लेके आए? हमारी पार्टी में 4 धड़े बने हुए थे। एक धड़ा कहता था अगर वो बनाएंगे तो हम नहीं वोट देंगे, क्योंकि वोट से बनता है ना चीफ मिनिस्टर। दूसरा कहता था वो आएगा तो हम नहीं बनेंगे। तो उस्मान बुज़दार एक ऐसा आदमी था जो किसी धड़े का हिस्सा नहीं था, और उसको सब एक्सेप्ट करते थे। और मैं आपको ये बता दूं कि उस्मान बुज़दार की कमजोरी ये थी कि वो पब्लिक में बता नहीं सकते थे, वो मीडिया फेस नहीं था। लेकिन उसका काम तो देखें, कभी किसी ने इवैल्यूएट किया कि वो इसके उस्मान बुज़दार के 3.5 साल में क्या काम हुआ?
کبھی کوئی ایویلویٹ تو کرے. اور شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز سب سے اوپن اینڈ شٹ کیسز شہباز شریف کے تھے. سو اس ایک سال میں بہت کچھ ہوا, بہت کچھ دیکھا ہم لوگوں نے. آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد آپ نے بتایا بہت ساری ملٹیپل آپ کو تھریٹس ہیں. کون سا وہ وقت تھا when you were really down yourself؟ کبھی بھی نہیں تھا. Never. مجھے جو گولیاں لگی وہ تھوڑا نہیں, جو گولیاں لگی وہ مجھے مشکل وقت اس لیے تھا کیونکہ میں ایک ایکٹیو آدمی ہوں. میں تو کبھی آؤٹ ڈور انسان ہوں, ساری زندگی رہا ہوں. تو وہ میں اس کی وجہ سے میں بلکہ 2 کمروں میں 4 مہینے گزارے, 2 یہ زمان پاک کے کمرے میں, بیڈ روم اور یہاں. تو یہ میرے لیے مشکل ٹائم تھا سب سے زیادہ, کہ ہاؤس ریسٹرکٹڈ تھا, ٹریول نہیں کر سکتا تھا. لیکن مجھے تو کبھی بھی شک نہیں تھا کہ جب بھی الیکشنز ہو گئے ہم جیت جائیں گے. وہ بائی الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ عوام کی تو مجھے تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نرسری میں تو نہیں میں بنا تھا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بھی بنے تھے, نواز شریف بھی, ان کو تو ڈکٹیٹرز نے اٹھایا ہوا تھا. میں نے تو زیرو سے پارٹی بنائی تھی, تو میں تو پبلک کی موڈ دیکھ رہا تھا. تو مجھے تو نظر آ گیا تھا کہ جو پبلک ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ان چوروں کے خلاف جانا ہے. تو وہ جتنا یہ ان کی ٹائم گزرتا رہا اور زیادہ پبلک اس طرف آتی رہی.